नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे आइडिया के स्टॉक की, कंपैरिजन करेंगे रिलायंस और एयरटेल से आरपू के टर्म्स में। लेकिन सबसे पहले बात आइडिया की होगी। काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं इनको लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या ये जो डुओपोली है वो आने वाली है, यानी कि अब जो 3 फाइटर्स थे इनमें से एक जो है वो गायब हो जाएगा, अब बचेंगे केवल 2। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया की। क्या ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हमारे रेंज से बाहर होने वाला है? इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अभी 3rd लार्जेस्ट है वीआई, ठीक है। कॉम्बिनेशन हुआ था वोडाफोन आइडिया का एक में। एजीआर ड्यूज इनको पे करने हैं, पैसा कहाँ से आएगा उस पर ही सारी बहस टिकी हुई है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है लगभग 2.25 लाख करोड़ का, 1,80,000 करोड़ का, और कंपनी के पास पैसा है सिर्फ 350 करोड़। अब ये तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो कड़वा सच है, लेकिन इस कड़वे सच में जो नमक मिर्च का काम कर रहा है वो ये है इनका आरपू कम होना। हम आगे इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2 बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आरपू के टर्म्स में कुछ बात हम समझाना चाहेंगे आपको। हाईएस्ट आरपू भारतीय एयरटेल का है लगभग 145 रुपए के आसपास। कलर ग्रीन कर लेता हूँ, 145 रुपए के आसपास है। उसके बाद जियो का है लगभग 138 रुपए के आसपास, और लोवेस्ट लेवल पे 107 रुपए पे है आइडिया का। बहुत अच्छे से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। 145 रुपए पे एयरटेल है, क्योंकि इनके प्लान जो 3 महीने वाले चालू होते हैं शायद 698 है, इससे सस्ता मुझे हाँ यही है प्लान। इनके पास है 599 या 555 का, ठीक है। जियो के पास, इनके पास भी 698 है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू यहाँ पर बहुत कम है। और एयरटेल का रेवेन्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, ये डेटा एग्जैक्टली मैंने कहीं से उठाया नहीं है, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो मजबूरी में जो है सिम अपना चालू करके रखे हैं। जो इनका बेस वाला प्लान आता है कितने का, शायद 49 या 59 कुछ ऐसे आता है, कि जिसमें आपको 28 दिनों तक वैलिडिटी मिलती है इनकमिंग कॉल्स की। लोग वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतना सस्ता तो प्लान है नहीं आप हर बंदे से सिर्फ 107 रुपये ले पाओ। और उतने ही रेट में लगभग प्लान दे रहा है कौन, भारतीय एयरटेल, और वो आपसे लगभग 40 रुपये ज़्यादा हर यूज़र से कमा रहा है। हर यूज़र से अगर आप 1 रुपये भी ज़्यादा कमाते हो और आपके पास 20 लाख कस्टमर हैं, तो आप 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। और सिर्फ 20 लाख की बात नहीं हो रही, यहाँ तो यूज़र्स करोड़ों में हैं, समझ रहे हैं ना। तो 1 रुपये भी ज़्यादा कमाई करना करोड़ों में आपके रेवेन्यू में जंप दे देता है। और वही चीज़ जब यहाँ डेंट के रूप में हमें दिखाई दे रही है, तो हम एक बात तो समझ पा रहे हैं कि आइडिया को लोग रियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट की बात नहीं, मैं रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मतलब कि चलो भैया हम आपको नहीं यूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे जियो या फिर एयरटेल। ये रियल कहानी है, क्योंकि आरपू यहाँ पर कम होने का मतलब ही साफ साफ ये है कि आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो मिर्च मसाला की बात होती है ना, एक मिर्च मसाला वो होता है जो स्वाद अच्छा लगता है लेकिन वो नुकसान ही करता है, और एक दूसरा होता है जले पे नमक छिड़कना। पहले तो 1,80,000 करोड़ का कर्जा है, ऊपर से जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, आरपू भी कम हो रहा है, सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं, यानी कि चौतरफा घिरी हुई है ये कंपनी प्रॉब्लम्स से। ये हम समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आरपू के टर्म्स में ही बात नहीं होगी, हम और कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं। जो टैरिफ हाइक है, यानी कि दाम बढ़ाने वाली बातें जो चल रही हैं, वो एयरटेल बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि वो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, और आइडिया के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। एयरटेल और जियो तो अभी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आइडिया, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर्वाइव करने का। या तो टैरिफ हाइक हो या फिर फंड रेजिंग हो। टैरिफ हाइक से भले थोड़ा ही सही, लेकिन एक मतलब होता है ना कि चलो भाई डूबते को तिनके का सहारा। फंड रेजिंग की बात अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग तरीके से चल रही है, वहाँ पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब हम चलेंगे चार्ट पर और आपको वहाँ पर कुछ समझाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई कि जो मजबूरी वाले यूज़र्स हैं इनके, वो जब छोड़ के जाएंगे तो इनके कस्टमर्स और कम होंगे, इनका आरपू और गिर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जियो सस्ता प्लान बेचकर भी इनसे ज़्यादा आरपू इसलिए रख पाया है क्योंकि शायद इनके यहाँ 28 दिन का वो टैरिफ प्लान नहीं आता है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, जियो जो है वो इनका एक बेसिक फ़ोन चलता है जियो का, जो जियो फ़ोन है, वहाँ पर इनके शायद 75 और 125 रुपये में मंथली प्लान है। वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं इस वाले प्लान से, तो इसको भी जियो प्रोवाइड करता है। इस कारण इसका जो आरपू है वो एयरटेल से कम है, और ये एक्सेप्टेड चीज़ है। इस बार बढ़ा नहीं है। अब यहाँ पर बढ़ा नहीं है, इस पर भी मैं एक बहस आपसे करना चाहता हूँ कि भाई साहब, जब सोचिए, जब जियो अपने सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा पा रहा है, उनके थ्रू आरपू नहीं बढ़ा पा रहा है, जब एयरटेल अपने सब्सक्राइबर्स, देखो यहाँ पर जो मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ वो बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अगर आप लगभग पिछले 8 महीनों का डेटा देखो कि कभी एयरटेल आगे जाता है, कभी जियो आगे जाता है, और यही लोग आपस में फाइट कर रही हैं, यही 2 कंपनियाँ।
ऐसा नहीं कि आइडिया को इस बीच कभी फ़ायदा नहीं हुआ, इन्होंने भी सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी चीज़ थी और फिर से इनके सब्सक्राइबर्स पिछले क्वार्टर में कम हुए और उसका खामियाजा इनको आरपू के रूप में भी भुगतना पड़ा है और जो टोटल रेवेन्यू था उन टर्म्स में भी भुगतना पड़ेगा ही आगे, ये हम समझ चुके हैं। अब टैरिफ हाइक एक डूबते को तिनके का सहारा, ये हो सकता है आने वाले समय में हो, तो जो लोग यूज करते हैं सिम वगैरह तो उनके लिए भी एक वार्निंग है कि भैया पैसे बचा सकते हो बचा लेना। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चार्ट पर। अब चार्ट पर आपको वो समझाऊंगा जो आपका दिल तोड़ कर रख देगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बुल मार्केट की बड़ी मिस्टेक क्या होती है, इससे जस्ट पहले वीडियो है, आई होप आपने देखी होगी। मैंने आपको समझाया हुआ है कि बुल मार्केट की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स में से एक ये भी मिस्टेक है जो आप लोगों ने आइडिया में की है। बहुत सारे टीवी एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े बड़े कन्विक्शन के साथ बता रहे थे स्टॉक ऑफ द 2021 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहानी पलट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें की गई हैं टीवी चैनल्स पर, मीडिया हाउसेस के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में स्टॉक थमा दिया गया और स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से अगर आप 13 रुपये से जोड़ोगे 7 रुपये पे आ जाए, मोर देन 40% के आसपास का क्रैश है। जी हाँ, 40% के आसपास का क्रैश है। लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अगर आप पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो वहाँ पर जो लो बना है ना, ये वन ऑफ द लोवेस्ट लो है पिछले 7-8 महीनों का। इससे पहले आइडिया ने 8 रुपये का लेवल यहाँ पर टच किया था। अगर आप टच करने की बात करोगे तो ये नवंबर 2020 की बात हो रही है। सोच लीजिए, नवंबर 2020 के बाद फिर से वापस आइडिया उसी रेट पर आ चुका है। तो क्या यहाँ पर रेट आया है तो कुछ यूनिक सी चीज़ हो गई? नहीं, यूनिक चीज़ ये थी कि जब बुल मार्केट में आपसे इतनी बड़ी गलती करवाई जा रही थी, देखिए होता क्या है ना कि जब सारे स्टॉक्स औने पौने स्टॉक्स जैसे आरकॉम जैसे स्टॉक जब आपको अपर सर्किट मारते हुए दिखाई देना है, उसके सामने आइडिया तो समझ लीजिए कि क्या कहें, आरकॉम और आइडिया में कंपेरिजन ऐसा है कि HDFC बैंक और यस बैंक, कोई चीज़ दिल पे मत ले लीजिएगा, मैं एक कंपेरिजन करके बता रहा हूँ अगर इन टर्म्स में हम देखें। बाकी आप समझते हो आइडिया का बिजनेस अभी चल रहा है, कंपनी कम से कम कुछ नहीं तो आरपू तो जनरेट कर रही है। वहीं आरकॉम का क्या हाल है आप जानते हो, देखते हो। और बुल मार्केट में वहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है, न्यूज़ पे, इधर उधर की बातों पे, फालतू हाइप्स पे लग सकता है। तो आइडिया क्यों नहीं भागेगा किसी के कहने पे? आप सब जब स्टॉक खरीदोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तरीके नहीं सीखोगे, तो यही दिक्कत आपके साथ होने वाली है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम समझाएं आपको, बहुत से अच्छे लोग समझाते भी रहते हैं कि ऐसे स्टॉक से दूर रहो, लेकिन हमारी टेंडेंसी वही है ना, हम सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। और वो कहावत आपने सुनी होगी, फिर सस्ता वाला। बाकी सिर्फ इनका करंट मार्केट प्राइस ही सस्ता है। रियल टर्म्स में देखोगे, जब 1,80,000 करोड़ वाली कर्जे वाली कंपनी आप खरीद रहे हो तो एक शेयर के पीछे भी आपके ऊपर कितना कर्जा लग गया। तो सोचिए कि आप रियल लाइफ में भले लोन फ्री हो और आपने स्टॉक खरीद कर अपने आप पे लोन लाद लिया हो। तो ये सब काम अगर आपने किया है तो अब आपको केवल टेक्निकल सलाह, फंडामेंटली क्या होगा वो हम नहीं जानते, कंपनी क्या करेगी वो हम नहीं जानते, वो बिरला साहब जाने, वो वोडाफोन के चेयरमैन जी जाने। हमें सिर्फ 2 बातों से मतलब है। पहला कि अगर हमारे पास स्टॉक है तो हम क्या करें, तो बहुत ध्यान से रखिएगा, ये स्टॉक 7 रुपये 20 पैसे का लेवल अगर तोड़ जाता है, जिसके चांसेस बन रहे हैं, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, चाहे जहां का भी आपका लेवल हो। ठीक, अब आप कहोगे कि ये आप बहुत गलत सलाह दे रहे हो क्योंकि ऊपर के लेवल से ये स्टॉक 50% क्रैश कर चुका है। अब सोचिए कि ये स्टॉक अगर 8 से 4 हो गया फिर भी 50% क्रैश कर जाएगा, 4 से 2 हो गया फिर क्या होगा वो आप जानते हो। बाकी ये क्लोजिंग बेसिस पे मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव बात है ये, लेकिन ये करना चाहिए। और मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ कि यहाँ पर आपको बाइंग की सलाह नहीं दे सकता। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे यहाँ बाइंग करना ही चाहते हो, सिर्फ चार्ट्स को देखो, पीछे कोई जानकारी आपके पास ना हो, तो यहाँ पर एक बाइंग बनती है टेक्निकल चार्ट्स पर। ठीक, क्योंकि यहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिली है, ये एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। लेकिन क्यों बाइंग बनती है केवल टेक्निकल चार्ट्स पर? हम भरोसा कर भी सकते हैं? तो मैं यहाँ पर आपको जवाब दूंगा नो। अब आपको मैंने सेलिंग और बाइंग की दोनों रिकमेंडेशन दे दी, तो इन्वेस्टर को मैंने एग्जिट करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखता है, भविष्य देखता है। और भविष्य में जब आपको 1,80,000 करोड़ का कर्जा चुकाना हो, आपको आरपू से अपना प्रोटेक्शन करना हो कि आरपू भी बढ़ाना है, टैरिफ हाइक का आपको इंतज़ार करना है, आपको जियो और एयरटेल जैसे जायंट से लड़ना है, तो फिर आपके पास तकलीफ़ें बहुत हैं। और इस केस में अगर आप यहाँ का पैसा कहीं और उपयोग करोगे तो वहाँ पर बेटर ग्रोथ के चांसेस हैं। अब अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मैं बिल्कुल गलत हो जाऊंगा, हो सकता है ये स्टॉक 7 रुपये 20 पैसे पे मैं आपको एग्जिट करा रहा हूँ, 7 रुपये पे जाए और वहाँ से रिवर्स करके 14 रुपये 21 रुपये भी चला जाए, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल मैं गलत होने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास पोजीशन होती मैं काटने के बारे में सोचता। अब आपको काटना है या नहीं वो आप 2 तरीके से डिफाइन करोगे। पहला,
आपने ये मानकर यहाँ पर ख़रीदा था कि या तो मेरा पैसा आ जाएगा या तो पार जाएगा, तब आपको बने रहना चाहिए, ठीक। या फिर अगर आप अभी तक एग्ज़िट नहीं किए और यहाँ आपने पहले से भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे यहाँ पर एग्ज़िट करना है, यहाँ पर एग्ज़िट करना है, या फिर आप कहीं टॉप पे ख़रीदे हो, तब आपके पास एग्ज़िट का कोई ऑप्शन है नहीं। जो लोग इन्वेस्टिंग के लिए इस ब्रेकआउट पे या फिर कुछ और चीज़ें देखकर ख़रीदे हों, मैं उनको यहाँ पर एग्ज़िट की सलाह दे रहा हूँ। जो टॉप पे लिया होगा, अभी तक एग्ज़िट नहीं किया है 40% जलाने के बाद, तो अब क्या कहूँ। इसमें आपकी अलग ही लॉजिक है, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आप डिफ़ाइन करो। मैं यहाँ पर उन इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूँ जो यहाँ पर कुछ सोच कर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। और जो टीवी वालों कहने पे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, उनको मैंने सलाह दी है, क्योंकि स्टॉक ऊपर भी गया था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मल्टी बैगर बन जाएगा और फिर तकलीफ़ आप ही की बड़ी है। तो आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, आप ज़रा बताइएगा। अगर मुझे सिर्फ चार्ट देखना हो, मैं यहाँ पर ख़रीदना चाहूँगा। नीचे का एक स्टॉप लॉस रखूँगा और वो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग वाला होगा। इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस अलग लेवल का होता है। उसका स्टॉप लॉस 2 तरीके से होता है। पहला कि वहाँ पर आ जाए, मैं कोई ख़रीदारी करूँगा नहीं। एक दूसरे तरीके का स्टॉप लॉस ये होता है कि एक सर्टेन लेवल तोड़ेगा, मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर लूँगा और वो अलग जगह पैसे लगाऊंगा जहाँ पर मेरा कन्विक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सही होते तो वो स्टॉक आपके पक्ष में चल रहा होता। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लेवल्स मैंने आपको बोले हैं उनको वॉच कीजिएगा। बाकी आप अपनी डिसीजन खुद से लीजिएगा। हम जैसे लोग आपको आकर इस बुल मार्केट में सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। सच बता रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई तो ऐसे कोई आइडिया का शेयर नहीं खरीद लेगा। अब इतने लोगों के अगर मैसेजेस आ रहे हैं, उनको कोई ना कोई सजेस्ट भी तो किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई सजेस्ट ही नहीं किया, अपने आप उनके सपने में आया था चलो हम आइडिया का स्टॉक खरीदेंगे। बस यही गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को सुधारना है। गलत सही कोई नहीं होता है अगर हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें और हमारे पास जानकारी ना हो। बस हमारे पास सही चीज़ होनी चाहिए, पहले हमें पता तो हो सही है क्या। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर कोई आरकॉम में पैसा गंवाया ही है। आरकॉम में बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाए होंगे, जो 1-2 रुपये खरीदे होंगे, 3-4 रुपये बेचे होंगे। उनका सोचिए आप कितना % फ़ायदा हो गया। कोई 400% कमाया है, कोई 300%, कोई 200%, कोई 50%। जी हाँ, ऐसे भी लोग हैं। तो आप आरकॉम में भी पैसा कमा सकते हो, आइडिया में भी पैसा कमा सकते हो। बस डिपेंड इस पर करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हो। अगर आपकी सोच इन्वेस्टर वाली है तो स्टॉक बिल्कुल आपके लिए नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट की सलाह दी है। और ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए क्यों नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया। कितनी दिक्कतें हैं इनके सामने, इतनी दिक्कत वाला स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहोगे, आप हमें बताइएगा। आई होप आप मेरी बात को पॉजिटिव हुए में लोगे। इस स्टॉक को होल्ड करने वाले लोग बुरा ना माने। वीडियो को अगर आपको डिसलाइक करना है बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, लेकिन नीचे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में चीज़ें बताइएगा। और आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में वो भी बताइएगा। मैं बिल्कुल गलत होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आपको सिर्फ अपनी तरफ से मैंने सजेशन दिया है। आप जो भी कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए, उस पर आपको डिसीजन लेना है। किसी टीवी वाले कहने में, किसी हम जैसे यूट्यूबर के कहने में आ पाओगे तो आप आज नहीं तो कल अपना पैसा जलाओगे। सीख कर ही पैसा कमाया जाता है इस बाज़ार में, याद रखिएगा। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो लाल बत्ती बंद कर देना। नमस्कार।